हाय एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम एसएससी सीजीएल 2024 के मैथ्स के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके के पैटर्न पे न्यूमेरिकल पूछ रहा है एसएससी, और थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज की प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर 11 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। तो चलो देखते हैं। तो ये हुआ 5 चौक 20, 24, 24/5 इंटू 3/8 प्लस ये हुआ 6/7/2 प्लस 2/3 ब्रैकेट इंटू 4/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम इसका 6 आया। एलसीएम मेरे पास इसका क्या आया, 6। तो ये हुआ 21 प्लस 4, तो ये हुआ 25/6। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 25/6। इसको मैं थोड़ा काट लेता हूँ। 8 या 24, 9/5 प्लस ये हुआ 25/6 इंटू 4/5। तो 5 से कट जाएगा ये, 5/25 3। तो ये आया 9/5 प्लस 10/3। इसका एलसीएम लूँगा तो ये आया मेरे पास 15। तो ये हुआ 27, ये हुआ 50। तो इसका आया 77/15। 77/15 ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इफ़ पी साइन ए माइनस कोस ए इक्वस टू 1 देन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कोस ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा, इसको मेरे पास दो मेथड है सोल्व करने के। पहला मेथड क्या है, मैं बेसिक वाले से जाऊँ। बेसिक वाले में मैं क्या करूँगा, पी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा और पी इसमें पुट कर दूँगा। ठीक है, और इस जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू सोल्व कर लूँगा मैं। ये तो बेसिक वाला हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर पी की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन होगा, उसको यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुटिंग वाला मेथड बेस्ट होगा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या तो मैं पी की वैल्यू पुट कर लूँ या फिर मैं क्या करूँ, ए की वैल्यू पुट कर लूँ। कर हम दोनों से सकते हैं। इजी कौन सा पड़ेगा, एंगल पुट करने पे पड़ेगा। ठीक है, एक बार पी की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पी की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 1 पुट किया, ये हुआ साइन ए इक्वस टू 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू इसको 0 होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यस, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं। तो ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर पी की वैल्यू में हमने 1 एज्यूम करी थी और कोस ए की वैल्यू क्या हुई, 0। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 1। तो पी की वैल्यू पुट करने से मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1। आंसर इसका 1 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए की वैल्यू पुट करने से भी आंसर आता है क्या हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि 10 है तो 90 पे जी वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सेक होगा तो सेक होगा, तो ये सेक 90 के ऊपर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो बेस्ट क्या होगा, हम 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये हुआ p/√2 माइनस 1/√2 इजिकल्स टू 1। तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं। तो ये हुआ √2 एलसीएम हुआ, तो √2 इधर जाएगा √2 और ये 1 उधर आएगा +1। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √2 + 1। अब इसका स्क्वायर करूँगा मैं, तो ये क्या हुआ, ये होगा मेरे पास 2 + 1 + 2√2, ये हुआ 3 + √2। ये वैल्यू आई। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन था p² माइनस 1 प्लस p² इंटू कोस ए, कोस ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1/√2, क्योंकि हमने 45 डिग्री माना था। अब सिंपली यहाँ पर पुट कर दो। ये हुआ 3 + √2 के अंदर मैं 1 ऐड करूँगा, ये हुआ -4 -2√2 और डिवाइड में दोनों की क्या आएगा, 1/√2 1/√2, इसकी वजह से। तो ये √2 से √2 गया, ये हुआ 3,
यहाँ पर 2 बचा था, तो 2 बचा था, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी 1 प्लस 2√2, और ये भी क्या होगा मेरे पास 2√2, क्योंकि 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो एक जो 2 आएगा ना मल्टीप्लाई वाला 2 × 2, तो वो √2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू क्या आई 1। तो इस केस में तो इजी पी की वैल्यू पुट करने पे ही पड़ रहा था, ठीक है। बट लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, तो स्टैंडर्ड तरीके से जाएँ तो एंगल की वैल्यू पुट करके हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नमन बोथ फ्यू एप्पल्स फॉर ₹720 फ्रॉम ए शॉप, ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाई ₹2 पर एप्पल। ठीक है, सबसे पहले उसने 720 रुपये में कुछ वो एप्पल्स ख़रीद रहा था, फिर क्या किया उसने, ₹2 उसने कम कर दिए पर एप्पल के। तो ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल्स, तो क्या कर सकता था वो 4 एप्पल्स और ख़रीद सकता था देन व्हाट ही हैड बोट अर्लियर, जितने पहले ख़रीदा था उससे 4 एप्पल ज़्यादा खरीद सकता था। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के भी 2 मेथड। दूसरा मेथड होगा जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर उसको आप सीख लेते हो ना तो ऐसा मानो कि इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना आप इजीली उड़ा सकते हो। ठीक है, और वो जो दूसरा मेथड है ना वो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, और उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। तो चलो मेथड 1 से चलते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एप्पल्स खरीदता था 720 के अंदर, फिर उसने क्या कर दिया, ₹2 घटा दिए, सॉरी ₹2 घटा दिए, हाँ ठीक है, ₹2 घटा दिए उसने, तो 4 ज़्यादा एप्पल ख़रीदने लगा वो, कितने रुपए के, 720 के ही। और इससे क्या हुआ, प्राइस में कितना डिफरेंस आया था, ₹2 का। तो मैं क्या करूँगा, 720 को x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हुआ, पर एप्पल का प्राइस आ गया। ठीक है, ऐसे में क्या करूँगा, 720 में x+4 का डिवाइड, x+4 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आया, जो बाद में वो ₹2 कम करके एप्पल ख़रीद रहा था ना, तो उस टाइम उसे ज़्यादा एप्पल मिल रहे थे, तो x+4 से डिवाइड किया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा 2, क्योंकि उस केस में उसने क्या किया था, ₹2 क्या किए थे, कम कर दिए थे पर एप्पल के। ठीक है, तो अब इसको सिंपली मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है। 720 में कॉमन ले लेता हूँ, x+4 माइनस x अपॉन में x इंटू x+4, तो ये आया मेरे पास 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 या 2, तो ये हुआ मेरे पास 720 इंटू 2 इक्वस टू x इंटू x+4। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा। x की वैल्यू कौन सी पुट करूँगा, लेट से 36 पुट करते हैं, 36 इंटू ये क्या हुआ 40, तो ये आया मेरे पास 72। हाँ सिंपली यही आ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। देखो ये हुआ 144 0, और इधर भी क्या हुआ 36 चौक 144 0, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 36। अब ये तो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, इसको x मानो फिर डिवाइड करो फिर पुट करो फिर देखो। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं जो कि काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला वो बताता हूँ, उसके तरीके से ही करेंगे हम क्या करते थे, एक फिक्स वैल्यू होती थी, लेट से डिस्टेंस थी, वो क्या करती थी कि हम पहले ऐसे स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ऐसे स्पीड से थोड़ा सा घटा लिया या फिर बढ़ा लिया, कुछ भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्पीड से मैंने बढ़ा दिया, और यहाँ पर क्या करते थे, जो बढ़ाया था ना मैंने, एक्स बढ़ाया था वो नीचे लिखते थे, और मल्टीप्लाई किससे करते थे, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ टाइम का। तो यहाँ पर टाइम तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, बट हो क्या रहा था, नंबर ऑफ एप्पल्स, जो नंबर ऑफ एप्पल्स थे ना वो बढ़ रहे थे, तो वो कितने बढ़ रहे थे, कुछ भी, यहाँ मतलब टाइम लिख देता हूँ, बाद में हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, 720, ठीक है 720, तो टोटल प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे प्राइस वाला। तो पहले लेट से वो एक्स प्राइस पे बेचता था, और बाद में किस प्राइस पे बेचता था, x-2, क्योंकि उसने 2 घटा दिए थे। ठीक है,
और इनका डिफरेंस क्या है 2। x माइनस टू करूँगा मैं तो 2 आएगा। और इससे क्या डिफरेंस आ रहा था, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स में क्या डिफरेंस आ रहा था, 4 का डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा। ठीक है, सिंपली ये किस तरीके से मैंने लिखा कि कहाँ एप्पल होगा क्या, तो सिंपली जैसे होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही क्या होता है, नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल्स टू प्राइस अपॉन में या फिर टोटल प्राइस अपॉन में पर प्राइस बोल देता हूँ, टोटल प्राइस अपॉन में पर एप्पल प्राइस। तो इस सिमिलर सा फॉर्मूला हो गया। तो इस केस में मैंने क्या किया, डिस्टेंस की जगह टोटल प्राइस रखा। ठीक है, स्पीड की जगह मैंने क्या रखा, नंबर ऑफ एप्पल्स, या फिर मैं इसको रीअरेंज भी कर सकता हूँ, ये यहाँ गया पर एप्पल और नंबर ऑफ आइटम्स नीचे चला गया। ठीक है, कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, आराम से अपना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ। 2 या 360 x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, x यहाँ पर तो एज्यूम, या तो फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करो, या फिर यहाँ थोड़ा सा एजम्पशन लगाओ। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर मैं 18 सोचता हूँ, सॉरी 18 नहीं 20 सोचता हूँ, तो ये कितना है 18, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 360। तो जो इनिशियली वो जो उसका प्राइस था वो कितना था 20 पर एप्पल, क्योंकि वो x की वैल्यू थी। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना होगा, ये पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय। तो इनिशियली वो कितने एप्पल्स बाय कर रहा था, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होते हैं, टोटल प्राइस 720 अपॉन 20, ये आया 36। ठीक है, तो यहाँ इस मेथड से भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 36। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड चूज़ करना है और कौन सा नहीं करना है। बट लेकिन अगर सेकंड वाले मेथड से जाओगे तो जो एक बार इसे सीख लोगे ना, तो जो बाकी की टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उनको ईजिली सोल्व कर पाओगे। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 एंड 0.09 विद द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.16 एंड 0.36। तो हमें क्या करना है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और इसका इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और उन दोनों का रेशियो बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n1 इंटू n2, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये हुआ 1.21 इंटू 0.09 डिवाइड में दूसरे का मीन क्या हुआ 0.16 इंटू 0.36। 4 डेसिमल ऊपर भी है, 4 डेसिमल नीचे भी है, तो डेसिमल का ख्याल नहीं रखना है। ठीक है, वो कट जाएंगी। तो 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, और 9 का कितना होता है 3, नीचे 16 का कितना होता है 4, और 36 का कितना होता है 6। कट रहा है तो काट लेते हैं, ये यहाँ से जा रहा है, तो 11/8। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बी, 11/8 करेक्ट होगा। इफ़ राम परचेजेज ए फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट। ठीक है, अगर राम एक फ़ैन परचेज करता है तो 8% डिस्काउंट मिलता है। हाउएवर इफ़ ही परचेजेज 3 फैंस ही गेट 6% ऑन द फर्स्ट, 10% ऑन द सेकेंड एंड 12% ऑन द थर्ड। अगर वो 3 फ़ैन खरीदता है तो पहले पे 6%, दूसरे पे 10% एंड तीसरे पे 12% का डिस्काउंट मिलता है। इफ़ द प्राइस पेड बाय द राम फॉर 3 फैंस इज 6800, देन वोट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन। ठीक है, अब इस केस में जो एक फ़ैन होगा, सब सारे फ़ैन हैं जिनका जितने भी गिवन है हमें, जैसे 3 फ़ैन है, तीनों की तीनों फ़ैन का प्राइस क्या होगा सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ, लेट्स से एक फ़ैन का प्राइस क्या है एक्स रुपीज़ एक फ़ैन का प्राइस है। ठीक है, तो एक्स में फर्स्ट वाले पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 6% का दे रहा है, वो 6% का दे रहा है, तो बचा कितना, तो ये बचा 94%। इतना प्राइस उसको देना पड़ेगा। सेकंड फ़ैन पे वो कितना दे रहा है 10%, तो 10% सेकंड पे कितना देगा 90%। और थर्ड पे क्या कर रहा है वो 12% डिस्काउंट दे रहा है, तो 88 उसको % पैसा देना पड़ेगा। और इसका टोटल कितना है 6800।
अब सिंपली इसको काट लेते हैं जो कट रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ी इक्वेशन मेरे को इजी पड़ेगी। तो ये कितना हुआ, 94 प्लस 90 प्लस 88, 90 ही लिख लेता हूँ क्योंकि एलसीएम 100 आ जाएगा इसका, 6800। ये हुआ x इंटू, इसका एडिशन करूँगा मैं, 8 4 12, 2 असल पाई 1, 27, 272 अपॉन 100, ये आया 6800, ठीक है। अब ये देखो सिंपली कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा, तो मैं देखो 68 से इसे काटता हूँ डायरेक्ट, 6 चौका 24, तो 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ आया, और इसको मैं क्या करूँगा 25 से कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2500, तो 2500 कौन से ऑप्शन में है, बी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स, while the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone, ठीक है। The second pipe can fill the tank 5 hours quicker than the first pipe, yet 4 hours slower than the third pipe. What is the time needed for the first pipe to fill the tank? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पाइप का टाइम निकालना है, वो कितनी देर में फिल करता है टैंक को। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ए बी सी 3 पाइप है, तो ए का मैं मान लेता हूँ टी टाइम के अंदर वो फिल करता है, ठीक है। तो टी टाइम के अंदर फिल करता है, तो यहाँ पर मेरे को सेकंड वाले पाइप का गिवन है, द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, तो ये 5 घंटे जल्दी फिल करता है कंपेयर टू ए के। तो ए का मैंने टी माना था, तो ये क्या आएगा, टी -5, क्योंकि वो 5 घंटे जल्दी फिल करता है। येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर और क्या बोल रहा है, ये जो सेकंड पाइप है ना, फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी तो फिल करता है, बट लेकिन स्लो करता है किससे, थर्ड पाइप से, और वो भी कितने 4 घंटे, तो स्लो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है ना, सी फास्ट है किससे, बी से, कितने घंटे 4 घंटे, तो 4 घंटे पास है, तो 4 घंटे पीछे लेके जाऊंगा मैं t-5 को, तो वो क्या होगा मेरे पास t-9। तो इन तीनों का मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, t-5 t-9। अब यहाँ पर एक लाइन गिवन है, वो क्या गिवन है, while the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the थर्ड पाइप टेक टू फिल इट अलोन। ये क्या बोल रहा है कि ए और बी अगर साथ काम कर रहे हैं तो वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना सी टाइम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की इफ़िशियंसी प्लस बी की इफ़िशियंसी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सी की इफ़िशियंसी के इक्वल है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास टाइम गिवन है, तो उससे हम इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। तो ये हुआ 1/t, ये हुआ 1/t-5, और ये हुआ 1/t-9, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इफिशियंसी की वैल्यू क्या आई, 1/t प्लस 1/t-5 इक्वल्स टू 1/t-9। अब ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बट हम क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पाइप का टाइम पूछ रहा है, तो और फर्स्ट पाइप का टाइम गिवन है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनको पुट करूँगा। लेट से पुट करते हैं, ये इक्वेशन मैच हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी ना, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो 18 पुट करके देखते हैं, 18 पुट किया, 1/18 प्लस 1/13 इज इक्वल टू 1/18 में से 9 गया 9। तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ रहा है, तो ये आया 13, ये आया 18, और ये आया 18 इंटू 13, तो ये हुआ मेरे पास 31, और ये हुआ 18 इंटू 13। तो ये कट के कहीं भी 1/9 नहीं आएगा, तो ऑप्शन मेरा ए गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, 9 पुट करके देखते हैं, तो ये हुआ 1/9 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/0। तो 1/0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी, तो ऑप्शन बी भी मेरा रॉन्ग आंसर होगा। तो ऑप्शन
बी मेरा रॉन्ग होगा। थर्ड पुट करके देखते हैं। 1/12 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 12 में से 9 गया 1/3, तो ये हुआ 7 प्लस 12 अपॉन 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/3। तो ये भी सोल्व होके मेरे को 3 नहीं देगा, तो ऑप्शन मेरा सी बी मेरा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी बी मेरा क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन ए की बचा है तो वही मेरा आंसर होगा, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं पुट करके। तो 1/15 प्लस 1/15 में से 5 गया 10 इज इक्वल टू 1/15 में से 9 गया 6, तो ये इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना है मेरे पास 30, 15 2 30 प्लस 10 3 30, तो ये हुआ मेरे पास 5/30। तो इसको कैंसिल करूँगा 6 टाइम 1/6, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये ऑप्शन मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्रेस साइन 74 प्लस tan 74 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो उसके अंदर 16 16 16 सारे एंगल्स कितने गिवन है, 16 डिग्री के गिवन है। तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली इनको 16 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर दो एंगल गिवन है और उनका सम कितना गिवन है 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है साइन ए कोस ए के इक्वल होता है, ठीक है, tan ए कोट ए के इक्वल होता है, कोट बी, कोस बी और कोट बी, और उसी केस में क्या होता है कोसेक ए सेक बी के इक्वल होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो इस केस में क्या होगा, साइन 74 डिग्री है गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट होगा, ये कोस के अंदर होगा, तो कोस 90 में से 74 गया 16 डिग्री। ऐसे ही tan किस में कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर, और कोट 90 में से 74 डिग्री गया 16, तो कोस 16 और कोट 16, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इन ट्राइंगल ABC टू मीडियंस AD एंड BE इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल। तो एक ट्राइंगल गिवन है हमें ABC और AD एंड BE मीडियंस गिवन हमें। मीडियंस का मतलब क्या होता है कि जो साइड है हमारी, जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो एक A से गिवन है, ये आया D, और एक B से गिवन है, ये आया E, ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो AD मेरे पास कितनी गिवन है, तो ये पहले ये क्या होगा, सेंट्रोइड होगा G। अब एक सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो मीडियन है ना उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर जो लेंथ है उसको मैं डिवाइड कर लूँगा। तो AD मेरे पास कितना गिवन है, AD मेरे पास गिवन है 12, ये टोटल लेंथ है। तो ये कितना गिवन है 2, और ये कितना गिवन है, तो 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी गिवन होगी 4, और 2 की वैल्यू कितनी गिवन होगी मेरे पास 8। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी, ये लेंथ होगी मेरे पास 8, और ये कितनी होगी 4। ऐसे ही क्या होगा, 9 को डिवाइड कर लूँगा, तो ये होगा 6, ये होगा 3, और ये जो दोनों मीडियंस है 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके अंदर AB ये साइड है और G ये सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 8 है, ये 6 है, तो हमें ट्रिपलेट पता है, एक 3 4 5। तो इसको थोड़ा सा इवेलुएट करूँगा, 2 से डिवाइड करो तो 4 आया, इसको 2 से डिवाइड करो 3 आया, तो 3 4 ये कितना आया 5, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 10। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा 10, ऑप्शन सी। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62. तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62, बाकी कितने बचे 18, क्योंकि टोटल 30 थे, उनका एवरेज कितना है 74। तो क्लास का एवरेज फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये डिवाइड हो रहा है,
6 से डिवाइड हो रहा है तो मैं मान लेता हूँ 2 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 62 और 3 का कितना है 74। ठीक है, तो अब सिंपली मेरे को क्या करना है, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 74 को 3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे करो, 2 + 3 5 से डिवाइड कर दो। ये हुआ 4 12 124 प्लस 4 × 12 1 7 × 21 22 अपॉन 5 22। ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा 6, ये हुआ 4, ये हुआ 3 अपॉन 5 5 × 30 5 9 45 69 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरे पास 69.2। तो ये ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ए बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड कितनी है 4.8 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें गिवन है कि 54 किलोमीटर वो कितने टाइम में ट्रेवल करता है 6 आवर्स के अंदर, और वो भी अप स्ट्रीम के अंदर। अप स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि हम जो स्ट्रीम की स्पीड होती है ना उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, ये नेट स्पीड होती है हमारे पास। तो यहाँ से मैं स्पीड टोटल रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करूँ जो कि क्या होगी मेरे पास b - w, वो कितना होगा 54/6 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 6 नाम 54, ये 9 आया मेरे पास। तो b - w की वैल्यू कितनी है 9, तो b - w वाटर की स्पीड कितनी गिवन है 4.8, तो 4.8 यहाँ पुट कर दूंगा 9। तो b की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 9 + 4.8 13.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ b बोट की स्पीड मेरे को पता चल गई। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि वो कितना टाइम लेगा 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्ट्रीम होती है ना वो हेल्प करती है। ठीक है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड कितनी होगी मेरे पास b + w, ये कितना हुआ 13.8 + 4.8, तो ये हुआ 6, एक आया 4 दूनी 8 1 18.6, तो 18.6 मेरे पास क्या हुआ किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है टाइम फाइंड आउट करना है। 279 मेरे पास किलोमीटर डिस्टेंस है और 18.6 मेरे पास स्पीड है। अब ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा काटते हैं 6 से जा रहा है 7 और 9 9 9 18, यस 6 × 18 और यहाँ पर जा रहा है 6 × 6, ये हुआ 6 × 24 6 × 24 3 6 × 36 6 × 30। अब 31 से जा रहा है, यस ये कितने टाइम जाएगा, ये हम देखते हैं से 15 टाइम्स जाएगा, हाँ 15 टाइम जाएगा, तो ये हुआ 15। तो 15 आवर्स मेरे पास क्या आ गया टोटल टाइम आ गया, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। इफ़ x + 1/9x = 3 देन द वैल्यू ऑफ 9x² + 1/9x²। तो हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इससे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है हमें x + 1/9x = 3। तो यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, थोड़ा सा हिंट मिलता है यहाँ से, 3x का होल स्क्वायर है और ये है 3x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वो वाली फॉर्म हो गई 1/1a + 1/a = x है, तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी x² - 2 होगी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इस फॉर्म में लेके आता हूँ, 3x + 1/3x की फॉर्म में लेके आऊँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसे, तो 3x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 3 कट जाएगा 9 वाला, तो 1/3x होगा, ये होगा 9। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हुआ 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ये हुआ 9 9 का स्क्वायर 81 - 2, तो 79 मेरे पास आंसर आ गया बी। रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या करना है, स्टार की वैल्यू पुट करनी है जो कि 6 से डिवाइड हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे। तो एक पुट करके देखता हूँ मैं, 7 2 3, ठीक है 1 5 6 1, एक पुट करने के ऊपर ये आया। तो अब मेरे को देखना है 6 के अंदर 2 भी होता है और 3 भी होता है,
तो 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो यूनिट डिजिट है ना वो इवन होनी चाहिए, बट 1 के केस में मेरे पास यूनिट डिजिट वन इवन नहीं आ रही, ठीक है। तो 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही मेरा क्या होगा 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी इवन नंबर नहीं है। तो मैं 2 और 4 पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बस हमें क्या करना है 3 से देखना है। तो ये 9 3 से हो रहा है, 3 हो रहा है, इसका टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो देख रहा हूँ मैं। 7 + 2 9 डिवाइड हो रहा है, 3 हो रहा है, ये हुआ 6 हो रहा है, 5 और 2 7 और 2 9। तो यस, 2 पुट करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, जो नंबर मिल रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और इसलिए ओवरऑल 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। तो एक बार 4 को भी पुट करके देख लेते हैं। 7 2 3 4 5 6 4। तो अब इसका सम देखते हैं। 9 ये कैंसिल, 3 से गया, 5 4 9 गया, बट 6 4 10 10 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ओवरऑल 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस रुपीज़ गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये न्यूमेरिकल, ये प्रॉब्लम पहले भी आया हुआ है, पहले की शिफ्ट में भी आया हुआ है, मैंने सोल्व कराया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना रिपीट होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि एनालिसिस नहीं कराना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि देखो ऐसे के ऐसे वो न्यूमेरिकल उठ के आ गया यहाँ पर। जिसने वो देख लिया होगा उस टाइम एग्ज़ाम में, उसको फ़ायदा हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इस केस में मेरे को इस प्राइस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम रिलेटिवली चलेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और उसके ऊपर प्रॉफिट गिवन है, और हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 6, प्रॉफिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, CP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 1 है। तो CP मेरे पास क्या आ गया 5, ठीक है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, CP के ऊपर गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 1 मेरा प्रॉफिट था और CP मेरा 5 था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यह है मेरे पास 20%। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बनानास प्रोड्यूस्ड बाय 5 फार्म ओवर 4 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बनानास फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, और फार्म है LMNOP, ये 5 फार्म है और 4 साल में इतने नंबर ऑफ बनानास प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डजन्स ऑफ बनानास प्रोड्यूस बाय फार्म M टू फार्म P इन द ईयर 2022। तो हमें रेस्पेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस किस का, M और P का। M कहाँ है, ये रहा, और P ये रहा। किस ईयर के अंदर करना है, 2022 के अंदर करना है। तो M की वैल्यू कितनी होगी 7652 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू क्या होगी 16404। सिंपली हमें क्या करना है, अब इसको काटना है, 4 से डिवाइड होगा, हाँ हो रहा है। तो ये हुआ 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। अब इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये 3 से जा रहा है, ये जा रहा है 4 8 4 3 12, ये जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा इसे। तो 3 एकम 3, 1 आया, 3 3 9, 2 3 6 18, 3 7 21, 1367 और ऊपर कितना आया 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 2 3 7 21, 3 एकम 3, तो 1471 अपॉन में 1367, ये रेशियो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऑप्शन है C, यस C। तो ऑप्शन C मेरा करेक्ट आंसर होगा। ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। तो कभी भी हमें एक क्यूबॉइड गिवन हो और उससे हमें नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं, वो भी लार्जेस्ट साइज़ के, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो क्यूबॉइड है ना उसकी डायमेंशन का हम रेशियो ले लेते हैं, वही क्या होगा, साइड होगा किसका, क्यूब का।
तो क्यूब का साइड क्या होगा इनका HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। सिंपली मैं 50 को 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 25 छिका 150 और 25 अंता 175। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 25, तो एलसीएम क्या होगा मेरे पास 25, तो साइड की वैल्यू क्या होगी 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। हमें सिर्फ नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। तो साइड का हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा मेरे पास 50 इंटू 150 इंटू 175, और डिवाइड किससे करूँगा मैं 25 इंटू 25 इंटू 25। तो 25 दूनी 50, 25 छिके 150, 25 अंत 175, 6 दूनी 12, 12 संत 84। तो 84 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए। P and Q are centers of two circles whose radii are 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल है मेरे पास 7 और 3 रेडियस के। इफ़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल मीट PQ एक्सटेंडेड एट A। ठीक है, जो PQ जो मेरे पास जो लेंथ होगी ना वो एक्सटेंड करेंगे हम उसे A तक, तो उससे क्या होगा, तो वो जो हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट होगी ना, डायरेक्ट टेंजेंट उसको टच करेगी। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि वो जो पॉइंट ए है PQ को कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा है। ठीक है, एक बारी में वहाँ बैठते हैं तो एकदम से होगा नहीं, अगर पहले से किया हुआ है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिगर से देखते हैं, फिगर से जाते हैं। तो ये हुआ मेरा 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल, और दूसरा क्या हुआ 3 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्कल। तो इसकी डायरेक्ट टेंजेंट क्या होगी, ये होगी, और PQ लेंथ कितनी होगी P एंड Q, ये वाली होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस PQ को एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि उस साइड तो ये मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो ये कभी भी मिलेगा नहीं। इस साइड ये क्या करेगा, मीट करेगा। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो कहीं A पॉइंट पे ये टच करता है। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि PQ को ये जो पॉइंट A है कैसे डिवाइड कर रहा है, किस पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिगर इसका समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब सिंपली हमें क्या है कि एक तरीके से दो ट्रायंगल गिवन हो गए, एक हुआ PQ हुआ, ये A हुआ। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ MN। ये 7 गिवन है, ये 3 गिवन है। ठीक है, अब ये 7 गिवन है, ये 3 गिवन है, ये दोनों पैरेलल होंगी। क्यों होंगी पैरेलल, क्योंकि ये दोनों इसकी टेंजेंट है और 90 डिग्री पे यहाँ पर कट करता है। तो 90 डिग्री पे उसको टच करता है या कट करता है, तो उस केस में क्या होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो 7:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब ये सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी हो गई कि ये दोनों पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा, ये कुछ x:y रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं इस केस में, तो ये कुछ भी रेशियो कोई भी हो सकता है, 1:1 जरूरी नहीं है, कोई भी रेशियो हो सकता है, XY रेशियो मान लेता हूँ मैं। तो उसी रेशियो में ये साइड्स भी डिवाइड करेंगी, और उसी रेशियो में y:x ये रेशियो भी उसी साइड का होगा। तो ये रेशियो हमें साइड गिवन है 7:3, तो 7:3 को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 7:3 ही आएगा। तो ये भी क्या होगा 7 और ये 3, तो सिंपली क्या हुआ 7:3 के फॉर्म में ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं, अब इंटरनली तो होगा नहीं, तो 3 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये PQ ये है, इंटरनली ये होगा कि इन दोनों के बीच में डिवाइड करें, बट ये तो बाहर कर रहा है PQ की, तो एक्सटर्नली डिवाइड होगा और 7:3 की फॉर्म में डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। द टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू व्हीकल्स एथलीट्स X एंड Y इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये X एंड Y दो एथलीट्स हैं, ये रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर,
वाइज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स इज़, तो ये 6 घंटे हैं, उनकी स्पीड्स गिवन है, ठीक है। तो वाई की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 आवर्स की। तो मैं क्या करूँगा, 30 मान लेता हूँ एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये कितना डेविएट कर रहा है, 0, ये कितना कर रहा है प्लस का 15, ये कितना कर रहा है प्लस का 10, ये 0, ये माइनस का 10, तो 10 से 10 गया 15, 15 को मैं ये 15 क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है टोटल किस और किन आवर्स के अंदर कर रहा है, 5 आवर्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो 3, तो मीन मेरा डेविएट करेगा किससे, 3 से, तो 30 + 3 मेरा क्या होगा, 33 आंसर होगा, ऑप्शन डी। सोहन बोरोज ए सम ऑफ 141,545 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 25,490 टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल amount borrowed. If shown clears or pending dues at the end of the second year including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of second year? ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल पहले भी आया हुआ है, तो देखते हैं। उसने कुछ सम लिया है 141,545, ठीक है, 11% के हिसाब से, ठीक है। एक साल बाद का इसका इंटरेस्ट क्या होगा, एक साल बाद होगा 10% + 1%, तो 10% + 1% इंटरेस्ट इसका निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो ये हुआ मेरा 14154.5, ठीक है, ये तो 10% हुआ, और ये हुआ 141,545, ये मेरा क्या हुआ, 1% हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 96,551, ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 25,490 प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दे रहा है, ठीक है। तो 141,545 में से 25,490 उसने वापस कर दी, तो 14 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, ये 1, तो इतना अमाउंट उसका बच गया सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में इसका इतना अमाउंट बच गया, तो अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, किस हिसाब से, 11% सेम, ठीक है। तो 11% के हिसाब से मैं लगाऊंगा, तो ये हुआ वो ही 10% और 1% होगा, तो पहले इसका 10% निकालेंगे, तो 11605.5 हुआ, तो 11605.5 ये 1% हुआ, तो ये कितना हुआ टोटल, 55.56721, इतना इंटरेस्ट हुआ किसका, सेकेंड ईयर का। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इनको ऐड कर लेता हूँ, तो फर्स्ट ईयर का कितना हुआ 15569.95, और सेकेंड ईयर का कितना हुआ 12765.55, ये टोटल मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया। बट लेकिन उसको पूरा ड्यू क्लियर करने के लिए जो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट बचा था उसका वो भी देना होगा, तो वो कितना बचा था, वो बचा था मेरा ये अमाउंट, क्योंकि उसने 25,490 तो पे कर ही दिए थे, तो इस अमाउंट का भी उसे रिपे करना पड़ेगा, तो 116,055 ये मेरे को इसमें ऐड करना होगा। तो ये हुआ मेरा 0, 1, 9, 5, 14, 15, 1, 5, 2, 10, 1, 20, 2, 6, 2, 12, 6, 18, 1, 19, 1 आया, 7, 5, 12, 1, 13, 13, 1, 6, 1, 7, 7 और 2, 9, 9 और 5, 14, 1, 4, 1, तो 144,390, 144,390, तो 144,390.50, तो हमें आंसर इंटीजर फॉर्म में गिवन है, तो इसका हम क्या करेंगे, 144,391, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब ऑप्शन मेरा क्या होगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। ए वुमेन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम if her income increases by 18% and the expenditure decreases by 24%, then the percentage increase in her saving will be, ठीक है। तो इनकम 2/3 ऑफ इनकम इतना वो खर्च करती है, ठीक है, तो इनकम मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरे पास 2, और सेविंग कितनी हुई मेरे पास, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये हुई सेविंग।
अब मेरे को क्या करना है, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपली डबल जीरो और लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो अब उसकी इनकम किससे इंक्रीज़ हो रही है, 18% से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका 18% निकालूंगा तो 54 होगा। ठीक है, तो 354 ये मेरा हुआ। ठीक है, इसका ही और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है 24% से, तो 24 दूनी 48, तो 48 मेरा क्या होगा, 48 रुपये एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, तो 248 होगा ही। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालूंगा मैं, तो ये क्या हुआ मेरे पास, 12 में से 8 गया 6, सॉरी 14 में से 8 गया 6, 4 में से 4 गया 0, और ये हुआ 106। ठीक है, तो सेविंग किससे इंक्रीज़ हो गई, +6 से, +6 से इंक्रीज़ हो गई, और किससे इंक्रीज़ हुई, 100 से इंक्रीज़ हुई, तो परसेंटेज क्या हुआ उसका, 6%। तो 6% सेविंग उसकी इंक्रीज़ हो गई, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। इन ए ट्राइंगल LMN, एंगल L इज इक्वल टू 118 एंड LM इज इक्वल टू LN, फाइंड एंगल N। तो एक ट्राइंगल गिवन है मेरे पास, और यहाँ पर LMN में से LM इज इक्वल टू LN गिवन है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो उस केस में एंगल M इज इक्वल टू एंगल N होगा, और एंगल L मेरे को गिवन है 118, तो 118 गिवन है मेरे को, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 माइनस 118, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 6, 62 मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों का सम हुआ। तो एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो ये हुआ 31, तो 31 ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, काफ़ी ईजी है, तो डायरेक्ट पुट करो वैल्यू, तो 3 + 3 ये हुआ 9/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, माइनस 9 + 9 इंटू 1 का स्क्वायर 9, तो ये 0 हुआ, ये हुआ 6 इंटू 9 54, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। इजी भी न्यूमेरिकल आते हैं और हार्ड भी आते हैं। कंसिडर द गिवन टेबल फॉर द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड ऑफ 5 कंपनीज ओवर 5 ईयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर कंपनीज के टोटल इंपोर्ट्स गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, द इफ़ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन ईयर 2013 इज 300 लाख। ठीक है, देन द प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन ईयर 2013 इज, और प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और हमें यहाँ पर गिवन क्या है, टोटल इंपोर्ट्स गिवन है, ये जितने भी हैं टोटल इंपोर्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपोर्ट हमारे पास गिवन है, टोटल एक्सपोर्ट 300 लाख, 300 मान लेते हैं इसे, और टोटल इंपोर्ट हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने बताया कि 2013 के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, पाँचों की पाँचों कंपनियां हैं, वो कितना इंपोर्ट कर रही है। तो 2013 के अंदर 30 + 60 90, 90 + 70 160, 160 + 90 250, 250 + 15 265, तो टोटल इंपोर्ट कितना हुआ मेरे पास, 265। ठीक है, 265 हुआ। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इसमें फॉर्मूला गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। तो सिंपली हमें इसका सब्ट्रैक्शन लेना है, 265 का और 300 का, ये हुआ मेरा 35, तो 35 लाख मेरे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 35 लाख मेरे पास प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन सी। The percentage distribution of expenditure over various items of Saloni's monthly income is given in the following table. Study the table and answer the following. ठीक है, if Saloni's monthly income is 75,000, मंथली इनकम कितनी है उसकी, 75,000 है। हाउ मच मनी डज सी स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन, रेंट पे और एजुकेशन पे उसने कितना खर्च किया। ठीक है, तो टोटल इसका कितना हुआ, 55, तो 55% हमें फाइंड आउट करना है किसका, 75,000 का। तो सिंपली हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, 750 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 55 25
2 5 7 35 36 37। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं 0, इन दोनों का एडिशन 5, इन दोनों का एडिशन 7 और 5 12 2 असल पाई 1, इन दोनों का एडिशन 7 और 3 10 रे 11 असल पाई 1 3 रे 4। तो 4 1 2 5 0, 4 1 2 5 0, 4 1 2 5 0। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कंसिडर ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट आर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, आर पे क्या है 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 29, क्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, और पी क्यू आर तो ये एंगल मेरे क्या है थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा गिवन है तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वाली कैसे निकालेंगे मैं, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली 29 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 29 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 4 9 दूनी 18 36, 9 नाम 81, 1 8 से 14 का सल्पाई 1 841, 841 में से 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये सब्ट्रैक्ट करूँगा 400, तो ये कितना आया 20, इसका अंडर रूट निकालूंगा 20। और वैसे ट्रिपलेट भी होता है 20 21 29। ठीक है, इसको अगर ऐसे याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 29 का स्क्वायर 841, तो सिंपली कितना हुआ 41 अपॉन 841। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये गिवन है मेरे पास, और हमें पता है एंगल जो ट्राइंगल होता है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180। ठीक है, अब सिंपली इक्वेशन 2 के अंदर में से मैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या ही, इससे ये कट जाएगा, और एंगल ए में से हाफ ऑफ एंगल ए सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ ऑफ एंगल ए बचेगा, और 180 में से 120 जाएगा, ये बचेगा 60। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 120। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है 1/4 ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 120, तो ये हुआ मेरे पास 30। तो 30 डिग्री मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा।